हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। आज की ये क्लास हमारी बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की जो क्लास है फर्स्ट रहने वाली है, जिसके अंदर आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ जो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मैसेज करके इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसके अंदर आपको लेखक परिचय, उसके बाद क्यूआर स्कैनर एंड उसके बाद आपको टोटल 120 जो एमसीक्यू हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं यूनिट वाइज। इसके अंदर आपको टॉप जो 20 महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है वो भी मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आती है हमारी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय शक्तियों का आगमन व जो अंग्रेजी सत्ता है, कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और अंग्रेजी सत्ता है उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के 1757 के समय भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त लेकिन विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। शॉर्ट में करना है लेकिन विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। तो प्लासी के युद्ध के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत क्या थी? विखंडित थी। कैसी थी? अत्यंत स्थिति विखंडित थी और मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। 1757 तक आते आते मुगल साम्राज्य का जो है वो पतन हो चुका था। औरंगजेब के बाद के जितने भी जो शासक थे ना वो विलासी थे और अपने राज्य को चलाने के में सकुशल नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ कि उनके जो साम्राज्य का जो पतन होना शुरू हो गया था। केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी। जो दिल्ली के पास जो केंद्र था वहाँ से सत्ता बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। मतलब वो अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर अपना अधिकार उसे कायम नहीं रख सकते थे। उसके बाद आता है सूबेदार जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। सभी अपने अपने अलग अलग प्रांत बनाकर रहने लगे। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे प्रांत व्यवहारगत स्वतंत्र थे। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ यूरोपीय शक्तियों ने उठाया। मतलब कि जो बाहर से शक्तियाँ आई उन्होंने देखा कि हाँ ये लोग तो इधर उधर सभी किसी को कुछ नहीं लेना देना कि हमारे पास वाला राज्य क्या कर रहा है, दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग जा करके इनके अंदर बीच में फूट डाल करके अच्छा अपना जो है राजतत्व वो बना सकते हैं। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत अत्यंत समृद्ध था। मतलब उस समय भारत के पास बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, पैसे और जो कृषि के साधन थे वो बहुत ज़्यादा थे। विशेषकर बंगाल को भारत का क्या कहा जाता था? उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ण प्रदेश कहा जाता था। मतलब सबसे ज़्यादा सोना उस समय बंगाल में होता था और यहाँ का कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग और व्यापार उच्च स्तर का माना होता था और यूरोपीय व्यापारी भारत की संपन्नता से आकर्षित थे। किंतु भारतीय शासकों की सैन्य और प्रशासनिक कमजोरी ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर दिया। मतलब कि उनके पास क्या था? सैनिक तो थे लेकिन उनके पास वो सोचने की क्षमता नहीं थी जो अंग्रेज रखते थे। अंग्रेजों ने उनके साथ कूटनीति का व्यवहार करके धीरे धीरे जो क्या उन्हें अपने गुलाम बना लिया। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि ने अंग्रेजों के लिए विजय का जो मार्ग है वो क्या किया? प्रशस्त किया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। जो प्लासी का जो युद्ध है वो क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम रहे। तो जो ये प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 23 जून 1757, यानी 1857 से ये 100 साल पहले ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ। किन किन के बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है। इसके प्रमुख कारणों में अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना। मतलब कि अंग्रेजों को जो सीमित जो अधिकार दिए गए थे उसको अंग्रेज न मानते हुए अपना अधिकार जो क्या है बढ़ा रहे थे। और काला कोठारी की घटना तथा नवाब के दरबार में षड्यंत्र प्रमुख थे। इस युद्ध का परिणाम अत्यंत दूरगामी सिद्ध हुआ। अंग्रेजों की विजय हुई। मीर जाफर को कुटपुतली नवाब बनाया गया। इससे बंगाल की वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। भाई सिंपल सी बात है कि अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए थे तो जो वहाँ का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसे अपना शासन छोड़ना पड़ा और जो सारी की सारी जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई। इसके बाद प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। मतलब प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद जो अंग्रेजों ने अधिकार किया उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करने के प्रयास जारी कर दिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध 1764 का महत्व स्पष्ट कीजिए। जो बक्सर का युद्ध है जो 1764 में हुआ था उसमें क्या क्या महत्व हुए। तो सबसे पहले तो आता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और संयुक्त भारतीय शक्तियों मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हुआ निर्णायक अंग्रेजों के लिए? इस युद्ध में परिणामस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मतलब क्या कि अंग्रेजों ने युद्ध जीतने के बाद वहाँ के शासकों से जो अपना छोटे छोटे जो प्रांत हैं वो उनसे ले लिए। इससे अंग्रेज केवल व्यापारी न रहकर भारत की राजस्व व्यवस्था में स्वामी बन गए थे। क्या हुआ कि अंग्रेज शुरुआत में भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन अब धीरे धीरे वो राजतंत्र में शामिल होकर संपूर्ण भारत को अपने गुलाम बनाने के मार्ग को चुन रहे थे। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की सत्ता को वैधानिक आधार प्रदान किया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को सुदृढ़ बनाया। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। कि बंगाल के अंदर जो अंग्रेजी की जो सत्ता है वो विस्तार कैसे हुआ, उसके प्रमुख कारण क्या क्या है। तो उसका जो सबसे पहले प्रमुख कारणों की अगर आप चर्चा करें तो बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था कि बंगाल की आर्थिक समृद्धि, नवाबों की प्रशासनिक कमजोरी। बंगाल क्या था? आर्थिक समृद्ध था। जैसे हमने पहले बताया कि बंगाल को क्या कहा जाता था? भारत में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ? दरबारी षड्यंत्र, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता प्रमुख कारण थे। मतलब यहाँ के जो सैनिक थे वो कमजोर थे। यहाँ पर दरबार में भी राजा को मारने के जो षड्यंत्र रचे जाते थे। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा तथा अंग्रेजों की सैन्य शक्ति श्रेष्ठ थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की कूटनीति, भारतीय शासकों की आपसी फूट तथा आधुनिक हथियारों का प्रयोग। अंग्रेजों के पास क्या थे? आधुनिक हथियार थे। हमारे वाले जो शासक थे, जो सैनिक थे, उनके पास क्या थे? तलवार, भाले इत्यादि, इनके अलावा और कुछ नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों के पास राइफल जैसे हथियार थे जिनका मुकाबला उस समय कर पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेजों ने पहले व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे क्या किया? राजनीतिक सत्ता में आ गए। बंगाल की विजय ने पूरे भारत में अंग्रेजी विस्तार राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, जिसके अंदर पूछा गया कि 1772 से 73 ईस्वी के प्रशासनिक परिवर्तनों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो 1772 में क्या था? वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इससे पहले दीवानी अंग्रेजों के पास और निजामत नवाब के पास थी। 1772 के सुधारों के तहत अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष प्रशासन संभाल ली। राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था लागू की गई, न्यायिक सुधार किए गए और प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन को संसदीय नियंत्रण में लाने का प्रयास था। इन सुधारों ने ब्रिटिश शासन को संगठित और स्थायी बना दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण बताइए। कि 18वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर क्षेत्रीय शक्तियां के जो उदय के जो कारण है वो क्या क्या रहे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। केंद्रीय सत्ता की कमजोर हो गई, प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा, सैन्य शक्ति विकेंद्रीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता इसके प्रमुख कारण थे। मतलब जब सेंटर की मतलब जो केंद्र की जो, जैसे सपोज करो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी अब सत्ता को संभालने के अंदर क्या हो गए? विफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या हुआ? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। मतलब सत्ता आपस में फैल गई। केवल बजट पास हो रहा है, लेकिन बजट का इस्तेमाल असल में कौन करेगा? अब जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके ऊपर सत्ता को संभालेंगे और अपनी मनमानी से ही क्या करेंगे? अपने राज्य का जो है संचालन सुचारू रूप से चलाएंगे। अब सत्ता का जो खेल था वो समाप्त हो जाता है। इन राज्यों ने अपने क्षेत्रों में सशक्त प्रशासन स्थापित किया। क्या किया? अपने अपने जो क्षेत्र था ना उसके अंदर जो कार्य हैं वो करने शुरू कर दिए, दूसरा चाहे बाढ़ में जाए। किंतु आपसी संघर्ष और अंग्रेजों से सही रणनीति न बना पाने के कारण वे पराजित हो गए। कैसे पराजित हो गए? कि आपसी संघर्ष और अंग्रेजों से सही रणनीति नहीं बना पाए। क्या हुआ कि सभी अलग अलग लड़ते रहे अंग्रेज के साथ। कभी कोई लड़ रहा, कभी कोई लड़ रहा, लेकिन इन्होंने कभी एक साथ मिलकर अंग्रेजों के ऊपर हमला नहीं किया, जो इनका सबसे बड़ा क्या था? भूल थी। अगर ये एकजुट होकर अंग्रेजों के साथ उस समय युद्ध करते तो अंग्रेज भारत पर कभी अधिकार नहीं कर पाते। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, जिसके अंदर पूछा गया कि मैसूर राज्य और अंग्रेजों के संघर्ष का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो मैसूर राज्य हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में था। मैसूर जो राज्य था किसके नेतृत्व में था? टीपू सुल्तान और हैदर अली के नेतृत्व में था। अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती क्या बना था? 4 आंगल मैसूर युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 4 आंगल मैसूर युद्ध लड़े गए।
टीपू सुल्तान ने आधुनिक हथियारों और फ्रांसीसी सहायता से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला सामना किया। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के पास आधुनिक हथियार थे, तो फ्रांसीसी सहायता से उसने क्या किया, अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मैसूर के अंदर 4 युद्ध लड़े गए। 1799 में उसने जो युद्ध लड़ा उसके अंदर उसकी मृत्यु हो गई, अंग्रेजों के अधीन आ गया। कौन सा राज्य है, मैसूर राज्य। पतन भारतीय विरोध का एक महान किंतु दुखद गाथा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की प्रक्रिया समझाइए कि किस प्रकार पंजाब का जो विलय है वो अंग्रेजी राज्य में हुआ। तो पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक सशक्त सिख राज्य का विकास हुआ था। किसके नेतृत्व में, रणजीत सिंह के नेतृत्व में। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष, दरबारी षड्यंत्र और सैन्य अनुशासनहीनता बढ़ गई। मतलब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई क्या हुआ, षड्यंत्र रचे जाने लग गए, दरबार के अंदर जो माहौल था वो बिगड़ गया, अनुशासनहीनता बढ़ गई। 1845-46 और 1848 से 49 के आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेजों को अब लगने लग गया था भाई यहाँ पर कोई सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं। दिन प्रतिदिन यहाँ पर क्या होने लगे, षड्यंत्र होने लगे, युद्ध का माहौल बनने लग गया। तो अंग्रेजों को लगा कि अब इसकी जो सत्ता है वो अपने हाथ में लेने का यही सही अवसर है। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार पंजाब जो राज्य था उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि अवध राज्य के अंग्रेजों से संघर्ष और विलय का वर्णन कीजिए। जो अवध था ना, उसने समृद्धि और सामरिक दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण राज्य था। क्यों महत्वपूर्ण राज्य था, क्योंकि यहाँ पर जो धन संपत्ति है, हथियार है, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध था। अंग्रेजों ने पहले इसे सहायक संधि के माध्यम से नियंत्रित किया। कैसे नियंत्रित किया, वहाँ के शासकों से बातचीत की कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं और हम आपको व्यापार के बदले ये सब कुछ देंगे। नवाबों ने वहाँ पर व्यापार करने की परमिशन दे दी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, हस्तक्षेप करने लगे और 1856 में अवध पर क्या कर लिया, अंग्रेजी राज्य के अंदर विलय कर लिया। 1856 के अंदर क्या कर लिया, विलय कर लिया। अवध का विलय 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। अवध के जो सैनिक थे उन्होंने को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि हम लोगों पर अंग्रेज जो अधिकार करके हमें अपने अनुसार चलाए। तो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये भी था। प्लासी के युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अब 1857 की क्रांति में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्रांति से क्या हुआ, संपूर्ण देश भर, संपूर्ण भारत के अंदर क्या हुआ, एक क्रांति का जो बिगुल है वो बच चुका था। अब अंग्रेजों को भी कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर ये क्रांति होती है तो आने वाले समय में हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की कि संपूर्ण भारत के जो राजा हैं वो एक दूसरे के साथ न मिल पाए, और अंग्रेजों ने ये काम बखूबी निभा भी लिया। अंग्रेजों ने इस क्रांति को कभी सफल नहीं होने दिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था वो हम इसकी तीसरी यूनिट के अंदर बात करने वाले 1857 की क्रांति पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार ने कूटनीति और सैन्य शक्ति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कूटनीति, अंग्रेजों ने भारत में केवल सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीति, संधियों और छल कपट के साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, गोद निषेध नीति क्या होता है, किसने बनाई थी, गोद निषेध जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी, क्योंकि उसको पता था कि जो भारतीय जो शासक हैं जब उनके किसी के पुत्र नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी रिश्तेदारी, अपनी बिरादरी में से किसी को भी क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं और वहाँ का शासक बना देते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने कानून व्यवस्था बनाई और क्या किया कि इस नीति को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद क्या, प्रशासनिक सुधार के नाम पर रणनीति का हिस्सा थे भारतीय शासकों की आपसी फूट, मतलब एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़का देते थे, चुगली कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, दोनों के अंदर आपस में मतभेद हो जाते थे और अंग्रेजों का इसका क्या होता था, फायदा होता था। अंग्रेज पहले एक के साथ युद्ध करते फिर दूसरे का काम तमाम कर देते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, अपने साम्राज्य का जो है वो विस्तार किया और आगे चल करके कई सालों तक भारत है जो अंग्रेजों का गुलाम रहा। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।